Hello everyone, I hope you are having a good day. So, today we are going to start with a new chapter which is residential status of a person. But before that, we are going to revise what we did in the last class. We are going to revise the tax rates. So, let us start. And there's one more topic that we have to cover which we left in the last class. So, we are going to do that as well, which is marginal relief. So, first, let us look what we did in this class. We talked about the tax rates, and here it is written tax rate for assessment year 2020-21. So my question to you is, why assessment year is given over here? Why not just tax rate? क्या ऐसा है कि हर साल हर assessment year पर tax slabs change हो जाते हैं? So the answer is yes and no. So whenever there's an amendment in the Finance Act, the tax slabs are going to change. Whenever there is no amendment, the tax slabs are going to remain constant. They are going to remain the same. ठीक है, तो इसीलिए ये लिखना जरूरी होता है कि इस असेसमेंट ईयर की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज टैक्स स्लैब्स चेंज होते रहते हैं ओवर द ईयर्स, काफी चेंज हुए हैं और अभी भी होते रहते हैं. थोड़े कभी माइन्यूट चेंजेस आते हैं, कभी मेजर चेंजेस आते हैं. ठीक है. So we talked about tax slabs for individual HUF, AOP, BOI, artificial juridical person. तो हमने बात की थी कि पहले 2.5 लाख रुपए पर, फर्स्ट 2.5 लाख रुपीस पर कोई टैक्स नहीं है. नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीस से 5 लाख रुपीस तक की जो इनकम है उस पर 5% टैक्स लगेगा. 5 लाख रुपीस से लेकर 10 लाख रुपीस तक की जो इनकम है उस पर 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से अबव जितनी भी इनकम होगी आपकी उस पर 30% टैक्स लगेगा. हम इसका मतलब ये बिल्कुल ना निकालें कि अगर किसी पर्सन की इनकम 12 लाख रुपीस है, मतलब 10 लाख से ज्यादा है, तो पूरी की पूरी 12 लाख पर 30% लग जाएगा. ऐसा नहीं होता. ये स्लैब सिस्टम है. स्लैब सिस्टम में आपको उसकी इनकम को ब्रेक करके हर स्लैब में डालना पड़ेगा, और जितनी इनकम उस स्लैब में आ रही है उतनी इनकम पर जो रेट उस स्लैब का होगा वो लगेगा. ठीक है ना. ये हमने इसके लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे. सो नाउ यू मस्ट बी वेल वर्स विद दिस कॉन्सेप्ट. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द टैक्स स्लैब्स विच आर ऑल्सो ईजी. अब तक आपको याद हो गए होंगे. ठीक है. चलिए, सो रेट्स क्या है इनकम टैक्स के? एक तो 0 है, उसके बाद 5% है, देन आपको लगता है 10% होगा, बट 10% याद रख लेना, इनकम पर टैक्स लगता ही नहीं है 10%. 5% के बाद डायरेक्ट 20% रेट है और फिर 30% रेट है. ठीक है ना. 30% इज द मैक्सिमम रेट इफ वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. जब यही इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन बन जाता है तो उसके लिए टैक्स स्लैब्स हो जाते हैं चेंज. बहुत माइन्यूट चेंज है. यहाँ पर जहां हम 2.5 लाख 2.5 लाख देख रहे हैं, इसे उन्होंने उठाकर 3 लाख रुपीस कर दिया. इसे उन्होंने उठाकर 3 लाख रुपीस कर दिया. ठीक है. बाकी सब कुछ सेम है. बाकी सब कुछ सेम. अच्छा, सीनियर सिटीजन होते कौन है? सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 60 या उससे अबव हो जाती है, तब आप सीनियर सिटीजन कहलाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. ठीक है. नॉर्मली भी यही होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्ट ओनली. इसमें हमने एक छोटा सा माइन्यूट पॉइंट पढ़ा था, वो हम नीचे आके बात करेंगे. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट सुपर सीनियर सिटीजन. तो सुपर सीनियर सिटीजन की हम बात करते हैं. हुआ सुपर सीनियर और वेरी सीनियर सिटीजन, ये वो लोग होते हैं जिनकी एज 80 इयर्स या उससे बियॉन्ड होती है. ठीक है. इनके लिए टैक्स स्लैब्स अलग हैं. इसकी हमने बात की थी लास्ट क्लास में. यहाँ भी इजी है. एक ट्रिक ये है इनसे याद करने की. यहाँ पर क्या किया गया, बाकी सब कुछ सेम है. इन्होंने फर्स्ट टू स्लैब्स को मर्ज कर दिया. यहाँ पर 0 to 3 लाख था, 3 लाख to 5 लाख था, यहाँ पर 0 to सीधे 5 लाख कर दिया. ठीक है. यहाँ पर रेट क्या था? नील था. यहाँ पर भी उन्होंने नील कर दिया. मतलब अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 80 इयर्स या उससे अबव है, तो आपकी 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है. 5 लाख से ज्यादा की इनकम होगी तो उसके बाद टैक्स लगना स्टार्ट होगा अकॉर्डिंगली, जैसे भी स्लैब्स होंगे उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. तो लेट अस सपोज आप सुपर सीनियर सिटीजन है, आपकी इनकम 6 लाख रुपीस है, तो फर्स्ट 5 लाख रुपीस पर कोई टैक्स नहीं. नेक्स्ट रिमेनिंग 1 लाख रुपीस पर इस स्लैब में वो फॉल करेगा तो उस पर 20% टैक्स लग जाएगा. तो जो आपका 1 लाख रुपीस है उस पर 20% टैक्स आपका 20,000 रुपीस हुआ. ठीक है ना सर. चलिए. उसके बाद हमने कुछ बात की थी रिबेट अंडर सेक्शन 87A. 87A का रिबेट क्या था मैंने आपको बताया था. अच्छा, कंडीशंस देख लेते हैं. रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही रिबेट मिलेगा. रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही है ये. AOP, BOI, HUF, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है. कब मिलता है आपको?
व्हेन योर इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, 5 लाख से कम की इनकम होगी तभी मिलेगा, 5 लाख से ज्यादा की इनकम होगी तब नहीं मिलेगा। 5 लाख 1 रुपए भी इनकम अगर आपकी आ गई, यू विल नॉट बी एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर ये होती क्या है? ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि पहली 2.5 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स नहीं लगना, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्स लगना है सर? 5% लगना है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज हमारी इनकम 3 लाख रुपीज है, ठीक है, तो पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, रिमेनिंग 50,000 पर 5% टैक्स लगेगा, विच कम्स आउट टू बी 2500, ठीक है, 2500। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपकी इनकम कितनी है, सॉरी मेरे पास अभी भी राइटिंग पैड नहीं है, सो आपकी इनकम कितनी है? 5 लाख से कम है क्या? यस सर, हमारी इनकम 5 लाख से कम है, हमारी इनकम 3 लाख रुपीज, ठीक है। क्या आप इंडिविजुअल हैं? यस सर, हम इंडिविजुअल हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है जितना भी आपका टैक्स है हमने पूरा का पूरा माफ कर दिया, पूरा का पूरा आपको रिबेट मिल गया। रिबेट और एग्जेम्पशन में मैंने आपको अंतर बताया था, एग्जेम्पशन जब मिलती है तो उस चीज पर टैक्स लगता ही नहीं है, अगर एग्जेम्प्ट होती तो इस टैक्स की बात ही नहीं होती। रिबेट का मतलब होता है टैक्स तो लगेगा, फिर उसके बाद आपको उस पर रिबेट मिल जाएगी, मतलब उतने का ही हम डिडक्शन आपको दे देंगे, तो आपको फाइनली कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, बट आप समझ जाइए दैट अल्टीमेटली यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। तो सर ये कब तक मिलेगा? 5 लाख तक मिलेगा। 5 लाख से अगर 1 रुपए भी इनकम ज्यादा हो जाती है आपको रिबेट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम रिबेट कितना होगा? जितना 5 लाख तक टैक्स लगता है। अगर आपकी एग्जैक्ट 5 लाख रुपीज इनकम है, पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पर 5% अगर आप निकालेंगे, इट कम्स आउट टू बी 12,500। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट अगर देखेंगे तो वो भी 12,500, ठीक है ना, सेंस बनता है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि टैक्स लग रहा है सर 10,000 रुपीज और रिबेट हम क्लेम कर रहे हैं 12,500 की, दिस इज नॉट पॉसिबल। जितना टैक्स होगा उतनी ही रिबेट मिलेगी। तो यहां पर क्या लिखा है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अगर आपका जितना भी टैक्स आ रहा है, अगर 12,500 से कम का टैक्स आ रहा है, लेट अस सपोज 7,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 10,500 आ रहा है, तो रिबेट विल बी ऑफ एंटायर अमाउंट, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी? 12,500, ठीक है ना बॉस। तो 12,500 से ज्यादा टैक्स ही नहीं लगता 5 लाख तक, तो इतनी रिबेट में काम हो जाता है, आपकी इनकम निल हो जाती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ पूरा क्रक्स निकाल के कि कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, नॉर्मल, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। कैसे नहीं लगेगा? क्योंकि रिबेट मिल जाती है 87A की। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं उसकी इनकम 3 लाख दिखाई तो हमने कहा नो टैक्स, ऐसे नहीं करना। आपको बाकायदा पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें स्लैब्स बताने पड़ेंगे, स्लैब्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट 2.5 लाख तक कुछ नहीं, नेक्स्ट 50,000 पर 2,500 रुपीज टैक्स लगेगा। फिर आपको अलग से दिखाना पड़ेगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A माइनस 2,500, नेट टैक्स लायबिलिटी 0। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, ठीक है। मैंने आपको क्रक्स बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई आपसे पूछे कि हमारी इतनी इनकम है, क्या टैक्स देना पड़ेगा, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं दैट नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स इफ योर इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीज, ओके, और इवन 5 लाख रुपीज। चलिए सर आगे चलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे, ये एक बार और देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने दो टॉपिक्स पर और बात की थी, एक हमने सरचार्ज की बात की थी और एक हमने सेस की बात की थी। वी आर गोइंग टू कवर देम, बट हम वैसे ही बात कर लेते हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। सरचार्ज क्या होता है? इट इज टैक्स ऑन टैक्स। आप जो भी टैक्स पे करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसे सरचार्ज बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था, हम इसे सुपर रिच लोगों के ऊपर लगाना चाहते थे, ठीक है, ताकि अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो आप जितना टैक्स दे रहे हैं उतना तो दें ही, और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स और देने लग जाए हमको, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मल टैक्स स्लैब चेंज कर देते तो फिर सबको प्रॉब्लम होने लगती। तो हमने एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका डिवाइस किया लॉ मेकर्स ने, उन्होंने कहा सरचार्ज लगा देते हैं। सरचार्ज किस पर लगेगा? सुपर रिच पर लगेगा। अगर आपकी 50 लाख तक की इनकम है, ये इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, 50 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं देना। लेकिन टैक्स लगेगा क्या? वो तो लगेगा ही बॉस, ऊपर जो स्लैब सिस्टम है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। बट इफ योर इनकम एक्सीड्स 50 लाख रुपीज एंड इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम है, आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। क्या 10% आपकी इनकम का निकालेंगे? नो। किसका निकलेगा 10%? जो ऑलरेडी आपका टैक्स कंप्यूट हुआ है
टैक्स का अमाउंट होगा उसका 10% निकालेंगे विच विल बी सरचार्ज। ओके, तो गलती से भी अगर मेरी इनकम है लेट अस सपोज 60 लाख रुपीस, तो ये 10% 60 लाख का नहीं होगा। 60 लाख पर जितना आपने टैक्स कंप्यूट किया होगा अकॉर्डिंग टू द स्लैब्स विच आर गिवन अबव, उसके ऊपर जो टैक्स निकल के आया होगा उसका 10% होगा। इट इज टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। फिर अगला स्लैब क्या है सरचार्ज के लिए, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक की इनकम होगी तो 15% सरचार्ज लगेगा। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की इनकम होगी तो 25% सरचार्ज लगेगा। 5 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम होगी तो 37% सरचार्ज लगेगा, विच इज टू मच, विच इज वेरी मच, वेरी हाई। चलिए सर, देन वी टॉक्ड अबाउट सेस। What is cess? Again, cess is also the nature of the nature. Cess is same as surcharge. It is also a tax on tax. But why then something is called surcharge और उसके बाद एक चीज को हमने cess बोला, ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों किया? सरचार्ज का जो अमाउंट होता है मैंने आपको बताया था, सरचार्ज का अमाउंट इट इज लाइक इनकम टैक्स का अमाउंट, वो आप गवर्नमेंट कहीं भी यूज कर सकती है, उनके डिस्क्रिशन पे है। लेकिन सेस जो होता है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगता है और उसका जितना भी कलेक्शन होगा ऑल ओवर इंडिया से आपका, उसे आप उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को डिफेंस या मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करूंगा, यू कैन नॉट यूज दैट। कृषि कल्याण सेस को मैं हेल्थ के लिए यूज करूंगा, यू कैन नॉट डू दैट। तो स्वच्छ भारत सेस जो अभी नया आया है उसे मैं बोलूं कि मैं एजुकेशन के लिए यूज करूंगा, नो, you cannot use it for education. So cess is a tax which is levied for a particular purpose, and the funds which are collected by the government by way of that particular cess has to be utilized for that purpose only. Right sir? ठीक है, तो हमें कौन सा सेस पढ़ना है? हमें ये वाला सेस पढ़ना है सर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सब सारे असेसिस पर ये लगता है। परसेंटेज क्या है? 4%। लेकिन सर ये 4% किसका? इनकम का, या हमने जो टैक्स निकाला है उसका, या फिर टैक्स निकालने के बाद मान लीजिए अगर सरचार्ज भी लग गया है तो सरचार्ज को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? तो देख लेते हैं क्या लिखा है, टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। तो टैक्स का अमाउंट प्लस सरचार्ज इफ एनी, अगर सरचार्ज है तो उसका अमाउंट भी ऐड होगा, इन दोनों अमाउंट को मिला के 4% कैलकुलेट होगा, इनकम पर नहीं होगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपकी 60 लाख रुपीस इनकम है, क्या सरचार्ज लगेगा? यस सर लगेगा, 10% लगेगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 60 लाख आपकी इनकम है, उस पर टैक्स निकल के आया लेट अस से 20 लाख रुपीस का, ठीक है, 20 लाख रुपीस का टैक्स निकल के आया। 20 लाख पर आपने बोला 10% सरचार्ज लगा दो, तो हमने 20 लाख पर 10% सरचार्ज लगा दिया, कितना हो गया? 2 लाख रुपीस, तो 22 लाख हो गया। अब आपका जो रेट सेस लगेगा, हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा, दैट विल बी 4% ऑफ 22 लाख रुपीस, ठीक है ना? चलिए सर, अब इसके बाद हमने पार्टनरशिप और फर्म की बात की थी। पार्टनरशिप और फर्म की बात की थी, बहुत सिंपल है, फ्लैट रेट है 30% का। सरचार्ज है क्या? यस, सरचार्ज इज देयर, 12% सरचार्ज है इफ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीस। इसमें स्लैब सिस्टम नहीं है, ओनली इफ द इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीस देयर इज गोइंग टू बी अ सरचार्ज ऑफ 12%, ठीक है। सेस लगेगा? यस लगेगा। सेस तो बिना बोले लगेगा ही, हर एसएससी पर लगता है सेस, हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, ऑल एसएससीज, ठीक है ना सर? चलिए, कंपनीज के केस में दो कंपनीज की हमने बात की थी, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में हमने दो डिवीजन कर दिए थे। अगर प्रीवियस ईयर 2017-18 में आपका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स 400 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही, मतलब आपका टर्नओवर रहा 300 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 399 करोड़, उस केस में आपका टैक्स रेट इस साल में जो भी असेसमेंट आपका ईयर है उसके लिए टैक्स रेट वुड बी 25%, ठीक है। और अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 400 करोड़ से, तो उस केस में क्या होगा? टैक्स रेट लगेगा 30%। फॉरेन कंपनी के लिए बहुत हाई टैक्स रेट है विच इज 40%, ठीक है, 25, 30, 40। चलिए सर, सरचार्ज लगेगा, आपको लगता है नहीं लग सकता? बिल्कुल लगेगा सर। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा? कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर 1 करोड़ से आपकी इनकम 10 करोड़ तक की है तो सरचार्ज कितना लगेगा बॉस? 7% से 7% इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, 2% इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी।
अगर 10 करोड़ से इनकम एक्सीड कर जाती है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% एंड फॉरेन कंपनी के केस में 5%। ठीक है, सेस लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन अनदर नोट्स, आई थिंक ये पुराने वाले हैं। यस, चलिए, तो फर्म और एलएलपी की हमने बात कर ली, इसमें हम इसे भी इंक्लूड कर लेंगे विच इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी पर भी सेम रेट्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको बताया था, कुछ लोग अगर साथ में आके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो उस केस में ये टैक्स स्लैब्स होंगे। अगर इनकम 10,000 से कम है तो 10% टैक्स, अगर 10,000 से 20,000 के बीच में 20%, अगर 20,000 से ज्यादा है तो फिर 30%। सरचार्ज कितना लगेगा? 12% इन केस इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज। मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल है, सेस तो लगना ही है। कंपनीज का केस हमने डिस्कस कर लिया है। एंड चलिए, सो वी आर डन विद द टैक्स रेट्स ऑफ ऑल द पर्सन्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ के बारे में बात करते हैं सर। चलिए, अब मार्जिनल रिलीफ होता क्या है? चलिए सर, यहां से स्टार्ट करेंगे, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। तो मार्जिनल रिलीफ को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, उसकी जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है ना, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। एंड लोड नहीं लेना इस मार्जिनल रिलीफ का, इसे समझने की कोशिश करना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये कुछ नहीं है, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, याद करने की कोशिश की, तो आप याद ही करते रह जाओगे, कंफ्यूज ही होते रह जाओगे। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो प्लीज बी वेरी concentrated, focused right now, understand the concept of marginal relief. Okay, चलिए सर, ये एक चार्ट है, इसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन असेसी जो जिसकी एज है 52 इयर्स, मतलब ना तो सीनियर सिटीजन है ना सुपर सीनियर सिटीजन है। केस 1 में आपको उसकी इनकम लेनी है 49,90,000, केस 2 में आपको उसकी इनकम लेनी है 50,10,000, और केस 3 में आपकी उसकी इनकम लेनी है 60 लाख रुपीज। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन है, इंडिविजुअल है या कंपनी है? इंडिविजुअल है सर। हाँ जी, इंडिविजुअल है। चलिए सर, इंडिविजुअल है तो कौन सा सिस्टम लगेगा? 30% रेट लगेगा या फिर 25% या 30% जो कंपनी पर लगता है? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो, स्लैब सिस्टम लगेगा सर, सिंपल है। कौन सा स्लैब? 3 लाख वाला स्लैब लगा देते हैं, 3 लाख 5 लाख। नहीं सर, सीनियर सिटीजन नहीं है, 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। 0 to 2.5, 2.5 to 5, 5 to 10 एंड 10 एंड अबव। ठीक है सर, जैसा आप लोग बोलो। तो देखते हैं, पहले केस 1 लेते हैं। 49,90,000 की अगर इनकम है तो पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं, अगले 2.5 लाख पर 5% विच कम्स आउट टू बी 12,500, अगले 5 लाख पर 20% विच कम्स आउट टू बी 1 लाख, उसके बाद जो बैलेंस इनकम बचेगी उस पर 30% विच कम्स आउट टू बी 11,97,000। तो टोटल इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे, इट कम्स आउट टू 13,09,500। मेरा सिंपल आपसे क्वेश्चन ये है मेरा सिंपल आपसे क्वेश्चन, अच्छा रिबेट मिलेगा क्या 87A का? कैसी बातें कर रहे हैं सर, 5 लाख से इनकम बहुत ज्यादा है, रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरचार्ज लगेगा क्या? याद करेंगे, इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज कब लगता है? जब इनकम एक्सीड करती है 50 लाख रुपीज से। तो क्या इस केस में सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा सर, क्योंकि 49,90,000 इनकम है। ठीक है बॉस, तो रिबेट भी नहीं मिलनी, सरचार्ज भी नहीं लगना, इनकम टैक्स जो टैक्स है उसका अमाउंट इतना ही रहेगा। ठीक है ना सर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, वेरी वेल जी। चलिए केस नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज द इनकम? 50,10,000 रुपीज। ठीक है, इस पर इनकम टैक्स देखते हैं। पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं, अगले 2.5 लाख पर 5%, 12,500, अगले 5 लाख रुपए पर 20% विच कम्स आउट टू बी 1 लाख रुपीज, और उसके बाद जो बैलेंस बचा हुआ 10 लाख के ऊपर की जितनी भी इनकम है उस पर 30% रेट है। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट कर लेना, 12,03,000 आएगा। और
एक चीज बताऊं, ये जो स्लैब है ना, ये बहुत हैबिचुअल हो जाओगे आप अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो स्टार्टिंग के डेज में, ठीक है ना। तो हमें लगता है हमें आ गया, बहुत अच्छी बात है, आ गया तो भी एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इट बिकम्स वेरी मतलब रिफ्लेक्स एक्शन टाइप का बन जाता है, इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस फॉर यू, ठीक है। तो इसका टोटल टैक्स कितना बना, 13,15,500। इससे थोड़ा ज्यादा बना क्योंकि इनकम भी ज्यादा थी, 20,000 रुपए, तो थोड़ा टैक्स अमाउंट ज्यादा बना, ठीक है। इससे रिबेट मिलेगी क्या, कैसी बातें कर रहे हो सर, 5 लाख से बहुत ज्यादा है इनकम, रिबेट इज नॉट गोइंग टू बी देयर, ठीक है सर। सरचार्ज लगेगा क्या, आप देखिए बताइए, सरचार्ज लगेगा क्या। सर सरचार्ज तो लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि सर 50 लाख से क्रॉस कर गई है इनकम, ठीक है। कितना लगेगा, इंडिविजुअल के केस में सर 10% लगता है अगर 50 लाख से क्रॉस कर जाए इनकम, तो 50 लाख टू 1 करोड़ तक, 50 लाख टू 1 करोड़ तक 10% लगता है। तो 10% किसका, इनकम का, नो, टैक्स अमाउंट का। टैक्स अमाउंट कितना था, 13,15,500। तो इसका आपका 10% कितना हो गया, 1,31,550। ओके सर, इसे ऐड कर देंगे क्या, हाँ सर इसे ऐड कर देंगे, कर दिया सर, 14,47,050। क्या कुछ गलत है इसमें, एक बार देख लीजिए, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस, कुछ गलत किया है क्या हमने, जस्ट सी केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। नथिंग, नथिंग इज रॉन्ग, ठीक है ना। अब थोड़ा एनालाइज करते हैं केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को, ठीक है। चलिए, इंक्रीज इन इनकम, कितना इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, सर इनकम में तो सिर्फ 20,000 इंक्रीज हुआ, 20,000 इंक्रीज हुआ, सही बात है, 20,000 इंक्रीज हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है, टैक्स में कितना इंक्रीज हुआ, इनकम में तो 20,000 इंक्रीज हुआ सर, टैक्स में 1,37,550 रुपए इंक्रीज हो गए। सर हाउ इज इट पॉसिबल, इनकम बढ़ी 20,000 से, टैक्स बढ़ गया 1.25 लाख से, 1.25 लाख से भी ज्यादा। समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, अगर आप बेसिक इनकम टैक्स देखें तो बेसिक इनकम टैक्स कितना बढ़ा, बेसिक इनकम टैक्स कुछ 6-7 हजार रुपए, 6,000 रुपए बढ़ा, इनफैक्ट ओनली 6,000 रुपीज। तो फिर बाकी का अमाउंट क्यों बढ़ गया इनकम टैक्स का, सर सरचार्ज लग गया, सरचार्ज लग गया, जस्ट बिकॉज इनकम आपकी नजर में तो 20,000 बढ़ी है, लेकिन वो 50 लाख क्रॉस कर गई। आपको लग रहा है कि सिर्फ 20,000 बढ़ी है, बट वो 50 लाख क्रॉस कर गई है बॉस। उसी का रीजन है, उसी की वजह से क्या हुआ है, इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है टैक्स में। तो आप समझ रहे हैं क्या दिक्कत आई, सर मेरी इनकम तो 20,000 बढ़ी, मुझे टैक्स रेट कितना ज्यादा बढ़ गया, मतलब टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आई। With just an increase in the income by rupees 20,000, total burden of tax has been increased by rupees 1,37,550। ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का टैक्स बढ़ गया, गड़बड़ है बॉस। अब आप बोल सकते हो सर है तो है तो है तो है, ये तो लॉ है, अगर है इंक्रीज इतना, सरचार्ज तो लगेगा ही बॉस, तो फिर टैक्स का अमाउंट ज्यादा हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसी नाइंसाफी हम आपके साथ नहीं होने देंगे, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है। इनकम इन एक्सेस ऑफ रुपीज 50 लाख रुपीज, इनकम कितनी बढ़ी है, 50 लाख से कितनी ज्यादा है इनकम, इनकम कितनी ज्यादा है 50 लाख से, सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा है। मैं 4990 से बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ सरचार्ज लगना कहां से स्टार्ट होता है, 50 लाख से। 50 लाख से कितनी इनकम ज्यादा है, सर 10,000 रुपए, ठीक है। आप सोच के देखिए, सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा हुए हैं 50 लाख से, उसकी वजह से 1,31,000 रुपए का टैक्स बढ़ गया। सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा हुए हैं 50 लाख से, और 1,31,000 रुपए का टैक्स ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो क्या लगता है क्या रिलीफ दिया होगा, अभी पढ़ लेते हैं, फिर एक बहुत इजी तरीका बता दूंगा, हाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं, पहले कॉम्प्लिकेटेड तरीका करते हैं, फिर आपको इजी तरीका दूंगा, तब आपको अच्छा रहेगा समझने में।
तो कह रहे हैं इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज कितनी है भैया, इनकम 50 लाख से कितनी ज्यादा है सर, 10,000 रुपए ज्यादा है। टैक्स लायबिलिटी इफ इनकम वॉज 50 लाख रुपीज, ये बोल रहे हैं कि यही करना है आपको, यही प्रोसेस है। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए होती तब आपका कितना टैक्स बनता, तो 50 लाख पे कितना टैक्स बनता, ये सेम रहता, ये सेम रहता, ये सेम रहता आपका, ये सेम रहता, ये थोड़ा सा कम हो जाता, 10,000 में से 3,000 कम हो जाते, यहाँ पर 12 लाख का अमाउंट आ जाता, 12 लाख का अमाउंट आ जाता, ठीक है, ये जीरो हो जाता। तो उस केस में क्या होता, 13,12,500 हो जाता आपका इनकम। यहाँ देखते हैं कितने लिखा है, 13,12,500, करेक्ट है सर, ठीक है, बिल्कुल सही सर। टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ इनकम, जब आपकी इनकम 50 लाख 10,000 हो गई तब टैक्स लायबिलिटी टोटल कितनी निकल के आई, 14,47,050, ठीक है सर। एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, कितनी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ गई, वी हैव डिडक्टेड दिस फ्रॉम दिस, ठीक है ना, तो कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है, 1,34,550, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम इस स्लैब और इस स्लैब को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, हम 50 लाख को कंपेयर कर रहे हैं और 50 लाख 10,000 को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम इन दोनों स्लैब को कंपेयर कर रहे हैं। तो उस केस में इनकम कितनी ज्यादा आ रही है सर, इनकम टैक्स इतना ज्यादा आ रहा है। मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ उन्होंने कितना बोला, कितना मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ, जितना टैक्स ज्यादा आ रहा है माइनस 10,000, ये 10,000 कहां से लेकर आए बॉस, ये 10,000 यहां से लेकर आए बॉस। तो वो कह रहे हैं मार्जिनल रिलीफ आपको कितना मिल जाएगा, 1,24,550, मतलब जितना ज्यादा लग रहा है टैक्स, टैक्स जितना ज्यादा लग रहा है माइनस जितनी आपकी इनकम बढ़ी है, जितना ज्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है उस 10,000 के लिए, उतना माइनस जितनी आपकी इनकम बढ़ी है, तो उतने का मार्जिनल रिलीफ दे दिया, उतने का मार्जिनल रिलीफ दे दिया। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 14,47,050, इस पर उन्होंने कितना रिलीफ दे दिया आपको, इतना रिलीफ दे दिया। उन्होंने आपको 1,24,250 का रिलीफ दे दिया। तो अब आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, 13,22,500 की। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बताऊं, कंफ्यूज हो गए होगे सर ये क्या किया क्यों किया, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं इन्होंने क्या किया। अब ध्यान से देखना, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए होती, अब मैं कुछ और करूंगा, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए होती तब आपको कितना टैक्स देना पड़ता दोस्त, सर 13,12,500। अब कितना देना पड़ रहा है, 50 लाख 10,000 पर कितना देना पड़ रहा है, 13,22,500 आफ्टर रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ मिलने के बाद कितना देना पड़ रहा है, इतना देना पड़ रहा है। दोनों में डिफरेंस देखोगे कितना है, 10,000 का डिफरेंस है। उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए होती तो उस पर जितना टैक्स देना पड़ता आपको, उसको कंपेयर किया उन्होंने 50 लाख 10,000 पे जितना टैक्स देना है, तो उन्होंने टैक्स का जो इंक्रीज था उसको रिस्ट्रिक्ट कितने पे कर दिया, इतने पे कर दिया बॉस, 10,000 पे कर दिया। मतलब कह रहे हैं 50 लाख से जितनी ज्यादा इनकम बढ़ी है सिर्फ उतना ही टैक्स दे दो, उससे ज्यादा मत दो। टैक्स लायबिलिटी एडिशनल तो कितनी आ रही थी, 1,31,550, वो कह रहे हैं सिर्फ 10,000 दे दो, मतलब 50 लाख से जितनी इनकम ज्यादा बढ़ी है उतने का टैक्स और दे दो, बाकी माफ कर देंगे। तो मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कैसे होता है, अब आप समझ में आ जाएगा आपको कि जितने का टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बढ़ी माइनस जितने की इनकम ज्यादा थी आपकी 50 लाख से, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रिलीफ, इतना रिलीफ मिल रहा है आपको, 1,24,550, ठीक है सर। अब जब ये रिलीफ आपको यहां मिलेगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। इन अ वे इट कैन बी सेड, अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इन अ वे इट कैन बी सेड that tax liability now compared to the income level of 50 lakh rupees is just in excess of 10,000। सिर्फ अगर 50 लाख की इनकम होती तो टैक्स लायबिलिटी कितनी होती, 13,12,500,
और अब टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 13,22,500। तो कितनी टैक्स लायबिलिटी एक्सेस में आ गई आपकी? सिर्फ 10,000 रुपए। और 10,000 क्या है? एक्सेस इनकम का अमाउंट। 10,000 एक्सेस इनकम का अमाउंट, ठीक है। Therefore, marginal relief protects the taxpayer from undue increase in the tax liability. तो आपका जो अनड्यू इंक्रीज होता है टैक्स लायबिलिटी में, उससे आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। तो मार्जिनल रिलीफ का, मैं अगर आपसे पूछूं मार्जिनल रिलीफ अल्टीमेटली मिलता कितने का है? मार्जिनल रिलीफ आपको मिलता है जितनी भी आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है माइनस जितनी एडिशनल इनकम थी, ठीक है। आइए एक बार आप करा ही देते हैं, तब आपको कंफर्ट आएगा। सिंपल सा केस ले रहा हूँ, सिंपल सा केस लेते हैं, नो कंपैरिजन, ठीक है। आपकी टैक्स इनकम कितनी है सर? इनकम है सर मेरी 50,50,000, ठीक है। देखते हैं मार्जिनल रिलीफ वाला केस बनेगा भी या नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है बनेगा? मैं बता देता हूँ आपको, पहले से ही बता देता हूँ, बनेगा, ठीक है। चलिए इस पर स्लैब लगाएंगे, 0 to 2.5, 2.5 to 5, उसके बाद 5 to 10, फिर हो बस यही डर लगता है, 5 to 10 एंड देन 10। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, घबराना नहीं, अभी आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर लगेगा सर 0 टैक्स, इस पर लगेगा 12,500, इस पर लगेगा 1,00,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर 10 लाख से कितनी इनकम ज्यादा है? 40,50,000 की इनकम 10 लाख से ज्यादा है, इंटू 30%। मैं कैसे कर रहा हूँ, आप करोगे 4-5 बार तो आप भी ऐसे ही करने लगोगे, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं आपको, मैं स्पून फीड नहीं करूंगा, आपको देखना है खुद ही और सीखना है, ठीक है ना। चलिए सर, तो आपका टोटल टैक्स कितना आ गया? ये आ गया सर टोटल टैक्स, दिस इज टैक्स। क्या सरचार्ज लगेगा? जी लगेगा सर। कितना लगेगा सरचार्ज? सर 10% लगा लो। ऐसी मर्जी से लगा रहे हैं या फिर रूल है? सर रूल है, 50 लाख टू 1 करोड़ इनकम होती है तो 10% सरचार्ज लगता है। इस अमाउंट का 10% कितना हो गया सर? 1,32,750 टोटल टैक्स। सर आपने वो क्यों नहीं लगाया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? बॉस अभी टैक्स लायबिलिटी फाइनल नहीं हुई है, अगर मार्जिनल रिलीफ मिला तो मार्जिनल रिलीफ माइनस करने के बाद लगेगा एजुकेशन सेस, ठीक है ना। टैक्स लायबिलिटी पहले फाइनल हो जाने दीजिए, नहीं तो अगर आप अभी लगा देंगे उसके बाद मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी टैक्स लायबिलिटी फाइनल हुई है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा नहीं लगाना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, टैक्स लायबिलिटी फाइनल हुई है क्या? नहीं। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देख लो, अगर मिल रहा है तो माइनस करने के बाद लगा देना, नहीं मिल रहा तो अभी लगा देना, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए अब मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं, तो उसके लिए सर स्टेप क्या क्या है? सर पहले ये देखेंगे एक्सेस इनकम कितनी है, किससे कंपेयर करेंगे सर? एक्सेस इनकम कंपेयर करेंगे 50 लाख से। तो 50 लाख से एक्सेस इनकम कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ज्यादा है इनकम। तो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी मतलब अगर 50 लाख इनकम होती तो उस पर टैक्स कितना लगता? 50 लाख इनकम पर टैक्स कितना लगता? सर 13,12,500 लगता, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, सही है। क्या उस पर सरचार्ज लगता? नहीं लगता, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहा, वीडियो रोक के करके देखना कैलकुलेट, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। हो सकता है मैं भी कभी गलती कर सकता हूँ, ठीक है। अब 50,50,000 पर टैक्स कितना लग रहा है? सर अभी तो कैलकुलेट किया हमने, कितना लग रहा है बॉस? 14,60,250। इसमें मार्जिनल रिलीफ, मैं तो टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो टैक्स, क्यों सरचार्ज ऐड नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी तो लग ही रहा है ना। चलिए एडिशनल
टैक्स कितना लगा बॉस आपका? एडिशनल टैक्स लगा हमारा 1,47,750। ठीक है, मैं सिंपल पूछूं आपसे, अब समझ में नहीं आ रहा सर, यहां पर आके अटक जाते हैं। तो आप बोलोगे ना मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना है, तब हम अटक जाते हैं कि किसमें से क्या माइनस करना है। देखो एक तो तरीका ये है कि रट लो, एडिशनल टैक्स कितना है, इधर मैं बता देता हूँ। एडिशनल टैक्स 147,750 माइनस कर दो सबसे ऊपर वाला कॉलम, ठीक है ये। तो इसका जो भी अमाउंट आएगा वो आपका मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। कितना? 147,750 माइनस 50,000, इतना आपका मार्जिनल रिलीफ है। तो देख लेते हैं, टैक्स लायबिलिटी इतनी निकली थी, मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया? 97,750। टैक्स लायबिलिटी अब कितनी बनेगी आपकी? अच्छा, एक जादू दिखाता हूं आपको, अब देखेंगे। दिस माइनस 50 लाख अगर इनकम होती तो कितना टैक्स बनता? इतना टैक्स बनता। मैंने इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करके देख रहा हूं कितना आएगा। 50,000। 50,000 एक्सेस इनकम फ्रॉम 50 लाख रुपीज। ध्यान से देखना, बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूँ, हैक बता रहा हूँ इसका बेसिकली आपको। मार्जिनल रिलीफ वो कितना दे रहा है? वो कह रहा है 50,000 पे तो लगा दो टैक्स, 50,000 तो टैक्स लगा दो, बाकी का रिलीफ दे दो। बहुत ध्यान से सुनेंगे, जितनी एडिशनल लाइबिलिटी है उसमें से 50,000 माइनस कर रहे हो। मतलब क्या है, एक तरीका ये भी, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये कह रहा है एडिशनल टैक्स जितना भी आया उसमें से 50,000 पे तो टैक्स लगा दो, बाकी का रिलीफ दे दो। एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जितनी भी आई उसमें से 50,000 माइनस कर दिए, मतलब 50,000 पे तो टैक्स लगा दो, 50,000 तक का टैक्स लगा दो, उसके बाद का रिलीफ दे दो। तो जब उसके बाद का रिलीफ दे देते हैं तो एक तरह से सिर्फ एडिशनल 50,000 रुपए टैक्स लिया आपसे कंपेयर टू योर 50 लाख की इनकम। तो मतलब कितना टैक्स बढ़ेगा? सिर्फ 50,000 रुपए का टैक्स बढ़ेगा आपका, बाकी पूरा का पूरा आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, इस बारे में सोच लेना। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, वन ऑन वन में क्लैरिफाई कर दूंगा तो और इजी रहेगा। ठीक है ना सर? आइए, तो ये मार्जिनल रिलीफ है, ये हर केस में आपको मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने बोला था कि स्पेशल रेट्स की बात करेंगे। अब स्पेशल रेट्स में मैं यहाँ आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बताऊंगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बताऊंगा मैं आपको, एफ वाला। ठीक है, लास्ट पार्ट में आपको कवर कराऊंगा क्योंकि बाकी सारे अपने आप में चैप्टर्स हैं, तो वो जब चैप्टर्स आएंगे हम उनकी बात वहीं करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर स्पेशल रेट्स इन द चैप्टर्स व्हेन दे कम। ठीक है, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, इस पर हम बात करेंगे। Unexplained income, investment, expenditure, etc. deemed as income under section 68, 69 और 69A और section 69B और 69C। यहाँ पर बहुत सारे sections बता रहे हैं। So basically ये जो particular section है unexplained money investment expenditure, basically ये penal section है। अगर मैं बोलूँ तो पीनल सेक्शन मतलब ये आप पे एक तरह से पेनल्टी लगा रहा है। आप इसका टैक्स रेट देखेंगे कितना है, टैक्स रेट बहुत हाई है, टैक्स रेट इज 60%। मतलब अगर 100 रुपए कमाया आपने, 100 रुपए की इनकम हुई तो 60 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाई इज इट सो हाई? आप जरा इसे पढ़ के देखिए, अनएक्सप्लेन्ड मनी। सो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी असेसी के पास कुछ ऐसी इनकम या ऐसा पैसा मिलता है जो उन्होंने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं की थी, आपकी हर साल बैलेंस शीट बन रही है, उसमें आपका एसेट्स लिखा हुआ है, 10 लाख के आपके पास एसेट्स हैं। जब डिपार्टमेंट ने सर्च कंडक्ट करवाई तब आपके पास 1 करोड़ के एसेट्स सामने आए, और जब आपसे डिपार्टमेंट ने पूछा कि ये वाले जो पर्टिकुलर एसेट्स हैं ये आपने कहाँ से परचेज किया, आपके पास फंड्स कहाँ से आए, तब उनको पता चला कि कुछ ऐसी इनकम है जो सालों से आप छुपाते जा रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसे डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आप उसे टैक्स नहीं दे रहे हैं। बेसिकली 2 नंबर की आपकी इनकम है, उससे आपने ये एसेट्स खरीदे। चलिए एसेट्स खरीद भी लिए तो आप डिस्क्लोज कर देते, आपने डिस्क्लोज भी नहीं करे। ठीक है, आपके पास कुछ गोल्ड मिला, आपकी जब सर्च कंडक्ट की आपके पास कुछ गोल्ड मिला, आपके पास कुछ कैश मिला,
जब आपसे पूछा गया कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया, आपकी सैलरी की इनकम है और इतने सालों की इन्वेस्टमेंट अगर सब कुछ मिला भी लें तो आपके पास 50 लाख रुपए के इस समय इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। जब आपके घर पर आकर देखा, सर्च कंडक्ट करी, तब आपके पास 5 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला। और जब आपसे पूछा गया कि ये गोल्ड आपके पास कहाँ से आया, क्योंकि आपकी जो इनकम है, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी सारी इनकम आपके पास कहाँ से आई, तो उस पर्टिकुलर गोल्ड पर जितना भी अमाउंट होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो अनएक्सप्लेन्ड मनी हो, कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, आपके पास जब डिपार्टमेंट आया, डिपार्टमेंट को कहीं से पता चल गया कि आपके पास BMW और मर्सिडीज और रेंज रोवर और लैंड रोवर की गाड़ी खड़ी हुई है, एक आपके पास लिमोसीन भी है, तो जब वो आपके घर पर आए, देखा आपके गराज में इतनी सारी गाड़ियां थी और आपसे पूछा सर आपकी ईयरली इनकम कितनी है, तो आपने बोला सर मैं तो 10 लाख रुपए की जॉब कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए की जॉब कर रहा हूँ और आपके पास 10 करोड़ रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई। इज इट पॉसिबल? अब ये नहीं बोलेंगे सर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकती, मैं ये बोल रहा हूं उसका आपके पास जवाब होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर वो जेन्युइन है, ओके। यहां पर क्या लिखा है? अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे आप। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिस इज माई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मेरी पुश्तैनी जायदाद है ये, तो डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा। वो आप दिखा दीजिए कि ऐसे ऐसे आपको आपके फादर से, आपके ग्रैंडफादर से गिफ्ट में मिला था, या फिर ऐसा जो भी रीजन था। अगर वो आप प्रूव कर देते हैं, अगर जेन्युइन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनएक्सप्लेन्ड रहता है, बॉस दो बात आपसे नहीं करेंगे, उठा के 60% टैक्स लगा देंगे। ठीक है बॉस? तो सिर्फ इस इनकम की मुझे आपसे बात करनी थी और बाकी सारा हम अगले उसमें कवर करेंगे। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अगर आपको करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अगर आपको करनी है, तो सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा, विच इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। हमने इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अगला चैप्टर ही ये है और उसमें डिटेल में बात करनी है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, या जो भी कुछ है। वो डिटरमाइन करने के बाद आप अपनी इनकम को क्लासिफाई करेंगे 5 हेड्स में। क्या आपकी इनकम सैलरी की है, क्या आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की, क्या आपकी इनकम पीजीबीपी की है, क्या आपकी इनकम कैपिटल गेन की है, क्या आपकी इनकम अदर सोर्सेज की। सैलरी मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप सैलरी डराइव कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, कहीं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, आपको सैलरी मिल रही है। क्या आपका कोई घर है जिसको आपने रेंट पे दिया है, तब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। क्या आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल हैं, लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अ लॉयर, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ कंसल्टेंट, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आर यू इन एनी ऑफ दोज प्रोफेशंस? क्या आप उस प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं? क्या आपका बिजनेस है कोई, उससे इनकम आ रही है? क्या आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ की है और उस पर आपको कैपिटल गेन हुआ है? कैपिटल गेन क्या होता है? कोई चीज, मैंने कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट की बात कर रहा हूं, स्टॉक की बात नहीं करेंगे। ठीक है? स्टॉक की इनकम कहां जाती है? स्टॉक खरीदने बेचने की इनकम पीजीबीपी में आती है, क्योंकि वो बिजनेस का प्रॉफिट होता है। ठीक है? ये हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। कैपिटल गेन की मैं बात कर रहा हूं कि एक लैंड मैंने खरीदा था, वो 10 लाख रुपीज का खरीदा था और आज जब मैंने उसे बेचा तो वो 60 लाख रुपीज का बिका। तो क्या मुझे इस पर कैपिटल अप्रिसिएशन मिला? 50 लाख रुपए क्या मेरा प्रॉफिट हुआ? यस सर, प्रॉफिट हुआ आपका 50 लाख रुपीज। तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देती है अंडर द हेड कैपिटल गेन। सर मुझे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है बैंक से, एफडी की इंटरेस्ट आ रही है, एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है। सर मैंने ना कई कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं, उसका डिविडेंड मिल रहा है मुझे। तो इस टाइप की बहुत सारी इनकम है सर, वो मुझे मिल रही है। सर मैं कहीं वहां गया था, केबीसी में गया था, केबीसी में मैंने 2 करोड़ का प्राइज मनी जीत लिया, तो वो कहाँ जाएगी इनकम? वो भी इस हेड में है। तो इस सारी इनकम को, जो इनकम जिसका मैंने आपको बोला था कोई नहीं होता, उसका कौन होता है? अदर सोर्सेज होता है। तो वो इनकम इस हेड में आ जाएगी। हेड्स अलग अलग क्योंकि हर हेड के अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर हेड में अपने अपने रूल्स होते हैं, कुछ डिडक्शंस अलाउड होते हैं, कुछ डिडक्शंस डिसअलाउड होते हैं। ठीक है? तो हर हेड में आपको जाके इनकम को डालना पड़ेगा और फिर इनकम को उस हेड से निकालना भी पड़ेगा। ठीक है? फाइनल करने के बाद। अच्छा,
पहले आपको इनकम को अलग करना है, फिर आपको इनकम को वहीं से जोड़ देना है। आपको सब यहाँ पर सारे हेड्स की इनकम आके यहाँ कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। अब कंबाइन हो गई, पता चल गया यहाँ से 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 50 लाख रुपीज इनकम हो गई। नाउ व्हाट? कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड, अप्लाई ऑल द प्रोविजन, सब एग्जेम्पशंस जितना है सब कुछ। उसके बाद इन दोनों को अभी छोड़ देंगे, ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। ये बेसिकली कुछ नहीं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। पिछले साल के कुछ लॉसेस होते हैं ना कई बार, तो आगे उसको सेट ऑफ करने का देते हैं। मतलब पिछले साल लॉस हो गया था 10 लाख रुपए का, इस साल इनकम हो गई 30 लाख रुपीज की, तो वो कहते हैं इस साल सिर्फ 20 लाख रुपए पे टैक्स देना, क्योंकि पिछले साल आपको 10 लाख का लॉस हो गया था, तो उसका बेनिफिट भी आपको दे देंगे। क्लबिंग प्रोविजंस क्या होते हैं? सर क्लबिंग करने जाते हैं उसके प्रोविजन है क्या? डिस्को में गए, डिस्कोथेक होता है या फिर क्लब्स होते हैं वहां पर जाते हैं? नहीं सर, क्लबिंग बेसिकली क्लबिंग प्रोविजंस होते हैं, किसी और की इनकम भी आपने क्लब कर दी, ऐसा भी कर देंगे। इनकम होगी आपकी वाइफ की या आपके स्पाउस की, आपके चिल्ड्रन की इनकम होगी, उसे आपकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। कब कब करा जाएगा देखेंगे, बहुत रीजनेबल है, ठीक है। चलिए, तो ये सब करने के बाद फिर हम आते हैं अपना ग्रॉस टोटल इनकम पर, जीटीआई। जीटीआई में डिडक्शंस होते हैं कुछ, 80 चैप्टर 80C से लेके 80U तक, वो डिडक्शंस माइनस करने के बाद हम टोटल इनकम पर पहुंचते हैं। टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ करते हैं, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने के बाद हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर हम टैक्स को राउंड ऑफ करते हैं, फिर हम देखते हैं सरचार्ज लगेगा या नहीं। अच्छा, उसके पहले हम देखेंगे रिबेट मिल रहा है या नहीं 87A का। रिबेट अगर मिल रहा होगा तो रिबेट अप्लाई कर देंगे, अगर रिबेट नहीं मिल रहा होगा या जो भी होगा, रिबेट अप्लाई करने के बाद हम सरचार्ज देखेंगे, सरचार्ज लग रहा है क्या। सरचार्ज लग रहा होगा तो सरचार्ज लगा देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे, ठीक है। जब ये सब हो जाता है उसके बाद जो फाइनल टैक्स निकल के आता है, दैट इज योर इनकम टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है सर। तो यहाँ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर खत्म हो गया। थोड़ा जितना टाइम सोचा था उससे ज्यादा लग गया, बट कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ residential status of a person. So we are going to take a short break and then we are going to start with residential status. Okay, thank you.